गुलाम करने की कोशिश करेगा, अगर हमारी बोलने की आजादी छीनने की कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं है। तो फिर हमने एक ओपन कॉल दिया कि पूरे हरियाणा में जिसका जहां मन करे वो इस पोस्टर को लगा सकता है, कानूनी दायरे में रहते हुए। प्रचार के तरीके से जो पोस्टर लगाए जाते हैं वैसे इस पोस्टर को लगाया जा सकता है। और मुझे जान के बहुत हैरानी हुई कि हरियाणा जो कानून व्यवस्था के लिस्ट में 36वें नंबर पर है, पूरे देश में सबसे खराब नागरिक सुरक्षा की हालत जिस प्रदेश में है, कल पूरी हरियाणा पुलिस को, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में पूरी हरियाणा पुलिस को सिर्फ इस पोस्टर को लगाने से रोकने के लिए झोंक दिया गया। मैं आपके सामने कहां कहां क्या इंसिडेंट हुए मैं एक बार वो पढ़ देता हूं आपके सामने, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि सरकार किस हद तक डरी हुई है। और सरकार को यह पता है कि अगर एक बार ये पोस्टर लगने शुरू हो गए, अगर लोगों को पता चल गया कि ये बात कही जा सकती है और ये बात बोली जा सकती है, ये लोकतांत्रिक हक है हमारा, तो फिर उसके बाद हर गली कूचे गांव मोहल्ले में ये पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये सरकारी संपत्ति पर लगाने से रोकेंगे तो लोग अपने घरों पे लगाएंगे। कल कई जगह ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस वालों ने बोला किसी दीवार पे नहीं लगाने देंगे, तो हमारे कार्यकर्ता अपनी छाती पे इस पोस्टर को लगा के पूरे शहर के अंदर घूमे और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। क्यों? क्योंकि कहां लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं मुद्दा नहीं है। पुलिस को यह इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी हालत में ये पोस्टर लगने नहीं चाहिए, जबकि ये एक लोकतांत्रिक नारा है। हम कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां देश के लिए खतरनाक होती जा रही हैं। और इस नारे को लगाने पर भी, एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के नारे को लगाने पर भी अगर एफआईआर होंगी, अगर गिरफ्तारियां होंगी, तो फिर ये देश को गुलाम करने की एक साजिश है। ये हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हरियाणा में कल हमारे ओपन कॉल देने के बाद जब हमारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर पोस्टर लगाने शुरू किए, तो मैंने आपको बताया करनाल में 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। फरीदाबाद में हमारे कार्यकर्ता संतोष यादव और उनके साथियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अंबाला में डॉक्टर आर के मिन्हास और सुखविंदर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मोहित धीमान और सतपाल भाटी को दिन भर डिटेन करके रखा गया अंबाला में। सोनीपत में बहुत ही दिलचस्प मामला है, मैं इस पे बाद में डिटेल में आऊंगा, लेकिन सोनीपत में भी एफआईआर दर्ज हुई है अज्ञात लोगों के खिलाफ ये पोस्टर लगाने के लिए। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 107-51 में एफआईआर दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया। कनीना अटेली में हमारे 2 साथियों सत्यनारायण यादव, मोहिंदर सिंह जी को 107-51 में एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। कैथल में हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस टीमों ने घरों में जाके उनको ये धमकी दी कि आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देंगे, जमानत नहीं होने देंगे आपकी अगर आपने ये पोस्टर लगाने की हिम्मत की तो। रेवाड़ी एसपी दफ्तर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा गया कि पोस्टर लगाओगे तो ऐसा केस बना दूंगा कि आपकी जमानत नहीं हो पाएगी। पंचकुला में 6 कार्यकर्ताओं को आज डीएसपी ऑफिस में तलब किया गया है। सांपला में पुलिस, एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ कल, पुलिस वाले खुद बैनर उतार रहे हैं, मतलब म्यूनिसिपैलिटी का जो काम है, नगर निगम का जो काम है, वो भी पुलिस के साथी कल खुद ही कर रहे थे। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था छोड़ के ये कहा गया था भाई पोस्टर, दीवार भी साफ करनी पड़े तो कहीं पे दीवार साफ कीजिए। मुझे ये लगता है कि ये वर्दी का भी अपमान है जिस तरीके से सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। गोहाना में घर घर जाके कार्यकर्ताओं को धमकी दी, पीसीआर वैन उनके घरों के बाहर तैनात की, घर में नजरबंद करके पूरा दिन रखा। फतेहाबाद के गुना में हमारे साथी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, उनके फोन छीन करके उनके सारे फोटोग्राफ्स डिलीट किए गए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डिलीट करवाए गए फोर्सफुली उनसे, और उनको देर रात को छोड़ा गया। हिसार में हमारे कई साथियों के घर के बाहर पीसीआर वैन तैनात की गई, पूरा दिन रात को 10 बजे तक उनको नजरबंद रखा गया। बाहर जाने की कोशिश की तो उनको बाहर जाने नहीं दिया गया हिसार के अंदर। बहादुरगढ़ में बैनर लगाने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और देर रात छोड़ा गया। इन सारी चीजों में ये साफ तौर पे नजर आता है। और इसके अलावा भी हर जगह पे मतलब पुलिस के द्वारा धमकी दिया जाना तो बहुत ही कॉमन है। हमारे एक कार्यकर्ता को कल प्रदेश में कहीं स्पेशल सेल से, कहीं थाने से फोन गए हैं कि पोस्टर तो नहीं लगा रहे, जो प्रिंटर इस पोस्टर को छाप रहे थे उनको धमकी दी गई है कि आप ये पोस्टर छापेंगे नहीं वरना आपकी प्रिंटिंग प्रेस बंद करा देंगे। तो इस तरीके की तानाशाही, बिना किसी नियम कानून के तानाशाही रवैया अपनाने की कोशिश पूरे हरियाणा में कल हुई है। पूरी ताकत के साथ हम इसका विरोध करेंगे और आज भी हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में
जहां भी उनको सही लगेगा, जहां उनको बोलने का मन करेगा, वो बोलेंगे भी, नारेबाजी भी करेंगे और साथ ही पोस्टर्स भी लगाएंगे, क्योंकि हम आजादी, बोलने की आजादी पर किसी भी तरह की पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू जो मुझे नजर आता है, और वो बहुत ही दिलचस्प पहलू है, आपका ध्यान उस पर खींचना चाहता हूं। सोनीपत के अंदर आज सारे अखबारों में लगभग छपा है, पुलिस ने कहा है कि नगर निगम की शिकायत पर सोनीपत के अंदर यह एफआईआर दर्ज की गई अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पोस्टर को लगाने के लिए। मेरा सीधा सवाल है कि सोनीपत में मेयर कांग्रेस पार्टी, डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब के क्लोज एलाई, बहुत नजदीकी लोग हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी और भूपेंद्र हुड्डा जी भी इस नारे के खिलाफ हैं? क्या अंदर खाने किसी तरह की कोई समझौता भूपेंद्र हुड्डा जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में हुआ है? उनकी लीडरशिप के साथ भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने जो किया, उनकी सदस्यता रद्द करने से लेकर जिस तरीके से उनको सजा हुई, जिस तरीके के मामले में, क्या उसके बावजूद भी यहां पर एक मौन सहमति भूपेंद्र हुड्डा जी की और हरियाणा कांग्रेस की, क्या भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही रवैये के प्रति है? इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, साफ तौर पे अपनी राय रखनी चाहिए कि जिस नगर निगम में उनका मेयर है, जो उनके कब्जे में है, उस नगर निगम में भी बाकी जगहों पे पुलिस ने सुओ मोटो कार्रवाई की है, लेकिन बहुत दिलचस्प है कि सोनीपत के अंदर नगर निगम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो एक बार कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनका रुख क्या है इस पूरे मुद्दे पर। क्या वो इस नारे के खिलाफ हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मौन सहमति, मूक सहमति देते हैं? और क्या वो इस तानाशाही रवैये का, भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही रवैये का समर्थन करते हैं? मुझे लगता है ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी, जब से राहुल गांधी जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, हमारे नेता ने तो तुरंत कहा कि अगर ये विपक्ष के खिलाफ किसी बदले की कार्रवाई के तहत किया गया है तो ये बहुत ही गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी चीजों के लिए जगह नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी में होते हुए, उनके मातहत होते हुए, हरियाणा में रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक बार भी साफ तौर पर, दीपेंद्र हुड्डा जी को जरूर आगे किया एक बार, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक बार भी साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या समझा जाए, ये भी हमारा सवाल है। और सीधा स्पष्ट सवाल ये भी है बीजेपी सरकार से हरियाणा की कि सारी पुलिस फोर्स अगर आप इस पोस्टर को उतारने पर लगा देंगे तो फिर कानून व्यवस्था में जो हम 36वें नंबर पर है उससे बेहतर स्थिति में कैसे पहुंच पाएंगे। पुलिसकर्मी भी कल काफी सारे इस बात को लेकर नाराज थे, बोले हमने अपना रिजेंटमेंट भी दिया लेकिन जो आदेश है ऊपर से करना पड़ेगा। क्या हमने पुलिस की वर्दी पोस्टर्स को उतारने के लिए पहनी है? उनका कहना था कि नगर निगम को अगर कहीं कोई शिकायत है तो वो शिकायत करें, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या पुलिस कर्मियों को इस चीज पे लगा देना कि बैनर्स उतार रहे हैं, पोस्टर्स उतार रहे हैं, इस तरीके की पिक्चर्स, इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो क्या इससे हमारी पुलिस की छवि खराब नहीं होती है एक लोकतंत्र के अंदर? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा। और बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में, साफ शब्दों में मैं यहाँ पे फिर दोहरा रहा हूं कि अगर इनको लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर केस करने से, हिरासत में रखने से, धमकी देने से वो हमें ये पोस्टर लगाने से रोक सकते हैं, तो मुझे लगता है वो समझे ही नहीं कि फिर हम किस मिट्टी के बने हैं। आज भी पूरे हरियाणा के अंदर पोस्टर लगेंगे और जब तक ये हमको रोकते रहेंगे तब तक ये पोस्टर लगातार लगते रहेंगे। आज फिर हम यहां से ये पोस्टर आपके सामने दिखा रहे हैं। हम अपनी बोलने की आजादी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आज भी अपने उस बोलने की आजादी का इस्तेमाल करते हुए यहां पर ये सारे पोस्टर्स आपके सामने, एक बार मैं खड़े होके अपील करूंगा कि सारे साथी खड़े होके एक बार ये पोस्टर लें। तो किसी भी तरीके की तानाशाही पुलिस की बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार की बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने केस करने हो करें, जितनी जेलों में डालना हो डालें, लेकिन ये पोस्टर अब जन जन की आवाज बन चुका है। जो किसान मोदी सरकार से परेशान है वो तो कहेंगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, जो स्टूडेंट्स मोदी सरकार से परेशान है वो तो कहेंगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है
अगर उस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से परेशान है तो कहेंगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और इस अभियान में सारे लोग जो जो त्रस्त हैं, उसमें कर्मचारी भी आते हैं, उसमें युवा भी आते हैं जो बेरोजगारी से परेशान हैं, ये सारे लोग अगर ये कहना चाहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो लोकतंत्र ने इनको हक दिया है इस विरोध की आवाज को उठाने का। अगर इसको पुलिस या डंडे से दबाने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर मैं निर्मल सिंह जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद डांडा जी। प्रेस के मेरे भाइयों का स्वागत है और धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत सहयोग आपकी तरफ से हमें मिलता है। जैसे डांडा जी ने आज राजतंत्र के मूल्यों का जो उस पर अटैक हो रहे हैं उसके बारे में बताया। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की। इसी तरह आज इस कृषि प्रधान देश में बहुत बड़ा नुकसान पीछे बरसात से और ओलावृष्टि से किसानों का हुआ था। अभी तक कोई क्लैरिटी सरकार की तरफ से नहीं आई कि हम कितना मुआवजा देंगे, और अभी तक जो है वो गिरदावरी भी जो है शुरू नहीं हुई, और आज सिर्फ बरसात होगी, ये जो है मल्टीप्लाई नुकसान को कर देगी। गिरी हुई फसलें तो अब मेरे ख्याल में बिल्कुल ही उनमें से कोई आशा छोड़ देनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। पंजाब ने हमारे से पहले जो है अनाउंस कर दिया कि 15 दिन में हम मुआवजा दे देंगे, तो हमारा तो हमने तो अभी शुरू नहीं किया और ना ही बताया कि कितना देंगे। तो इस बारे में बहुत बड़ी रिजनमेंट हरियाणा के किसानों में है। मुझे आशा है प्रेस वाले भाई इसको उठाएंगे। धन्यवाद। वैसे इसमें हरियाणा सरकार ने आज फिर प्रयत्न किया है क्योंकि बरसात और दोबारा हो गई है, तो 2 अप्रैल तक वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे और मई में इनको मुआवजा देंगे। ऐसा सीएम ने पोर्टल के साथ तो वैसे ही थी। अभी तो पोर्टल का तो ऐसा सिस्टम है कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। इनका बहुत जा रहे हैं। मेरे अपने गांव में कल लाइन लगी हुई थी, कल शाम को 6 बजे तक पोर्टल जो इनका वर्क नहीं करता, और अभी तक पोर्टल की एक्सरसाइज चल रही है। किसानों से अभी पूछा ही नहीं गया कि कितना तुम्हारा नुकसान हुआ है। किसानों को खुद ही पोर्टल पर अपलोड करना, और 1,12,000 किसानों ने ना उनके बाद पोर्टल 5 लाख एकड़ का उस पर रजिस्टर कर दिया। आज अखबारों में वो 5 लाख एकड़ का हो गया होगा, लेकिन लोगों ने जो डाल दिया, हाँ डाल दिया। वो खुद कुछ ही लोग कर सकेंगे, लेकिन सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। और जो है 2 अप्रैल तो आई, उसके बाद फिर कितने दिन में देंगे ना, मई में तो जी 2 अप्रैल तक वो सारा गिरदावरी करेंगे। हाँ तो हाँ देखते हैं, दे देंगे तो भी चलो ठीक है। हमारी एक इस पे बेसिक जो पॉइंट था हमारा वो ये भी है कि एक तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मई में मुआवजा देंगे। किसानों की फसल अभी बिकने वाली थी, उनको अभी उसकी कीमत मिलने वाली थी, और किसान का आपको सबको पता है कि वो उधार की जिंदगी एक तरीके से जी रहे हैं, और वो इंतजार करते हैं कि फसल आएगी तो शादी करेंगे बच्चों की, या और बहुत सारे अपने घर के काम करेंगे, कोई कर्ज उतारना है कर्ज उतारेंगे। वो समय उनके लिए बहुत कीमती है, और इसलिए हमारा सवाल सरकार से ये है कि एक तो इन्होंने ऐलान किया कि हम गिरदावरी करा रहे हैं, स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। कोई मंत्री, जैसे अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अप्रैल से वो जाके शायद खाट पे बैठ के और गांव में लोगों से चर्चा करेंगे। जब फसल का नुकसान हो रहा था तो उन्होंने उसका मुआयना हेलीकॉप्टर से किया था, ऊपर से। मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, वहां खेतों में नुकसान भी हम देखते हैं। किसान कहते हैं कि ऊपर से कैसे देखा उन्होंने कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे पता उनको हमारा दर्द, कि हमारे बीच में आके जो पूछ नहीं सकते हैं। जो खाट पे बैठ के मुख्यमंत्री जी बात करेंगे वो तो इनकी PR एजेंसी के द्वारा सेट किया गया। खाट भी पता नहीं बाहर से ही ले जाएंगे शायद, क्योंकि गांव की खाट पे तो कैसे बैठेंगे वो, उनको गंदी लगती होगी, वो तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोग हैं। दूसरा कि ये पूरी PR एक्सरसाइज है जिसको वो करेंगे, लेकिन क्या गांव में जो त्रस्त है किसान, जो परेशान है, उनके बीच जाके ये देखा कि वहां पे जो इनका जो ये बीमा योजना चला रखी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें रजिस्ट्रेशन कई जगह पे 10% तक ड्रॉप हो गए हैं। 100 में से सिर्फ 10 लोग उस योजना को चुन रहे हैं, क्योंकि पीछे धान की फसल में इन्होंने जो नुकसान हुआ उसका कोई मुआवजा नहीं दिया। बोले पानी की फसल है, बाढ़ आई तो पानी भर गया था, वहां पे बहुत सारी सिरसा की तरफ में गया था, बोले जी बोले पानी की फसल है, पानी भर गया तो इसमें मुआवजा कैसा। ऐसे ऐसे तर्क देके उसमें मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए ऑप्ट आउट कर रहे हैं किसान उससे। एक प्रधानमंत्री की बहुत ही फ्लैगशिप योजना थी ये, अगर इससे लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो उसका कारण जानने की कोशिश क्या सरकार ने की, क्या ग्राउंड पे गए। दूसरी बात कि जब आप मुआवजा देने का ऐलान कर रहे हैं तो
तो आप कम से कम ये तो क्लैरिटी दीजिए कि कितना मुआवजा देंगे। ये घोषणा तो आपकी मुआवजे के ऐलान के साथ ही हो जानी चाहिए थी। तीसरी बात कि जब आपके पड़ोस में पंजाब सरकार ये कह रही है कि 10 दिन के अंदर गिरदावरी करा के मुआवजा किसान के अकाउंट में डाल देंगे, तो क्या हरियाणा सरकार के सिस्टम्स इतने कमजोर हैं? क्या हरियाणा सरकार किसानों के मामले में इतनी कट गई है, इतनी दूर हो गई है कि वो ऐसा फैसला नहीं ले सकते कि हम तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के, अभी मैं 3 दिन से तो मैं जा रहा हूं खेतों में, पटवारी अभी तक पहुंचने शुरू नहीं हुए, वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन होनी शुरू नहीं हुई अभी। पोर्टल पे जो अपना क्लेम डाल देते हैं किसान, दे थोड़ी देते हैं उसको एज इट इज, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं हर जगह पे जाके। तो जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप देंगे नहीं, और आपने मन में ही जब ये सोच रखा है कि आप मई में देंगे, तो फिर इसका मतलब आप काम ही उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो 2 मांगे हमारी मुख्य रूप से हैं कि एक, आप तुरंत कॉम्पनसेशन एक डेडलाइन के तहत बताएं किसानों को कि कब देंगे, कितना कॉम्पनसेशन देंगे। पंजाब में 25% राइज किया उन्होंने पिछली बार जो कॉम्पनसेशन मिल रहा था उससे, कितना कॉम्पनसेशन हरियाणा सरकार देगी, कितनी बढ़ोतरी उसमें करेगी। तीसरा कि जो फसल बीमा योजना के तहत जो किसान आते हैं उन